होली के रंगों की तरह वह ससुराल में यह उम्मीद लेकर आई थी कि उसे यहाँ अपने शौहर और सास ससुर का प्यार मिलेगा। आने वाला समय इंद्रधनुषी रंगों की तरह आकर्षक और रंग बिरंगा होगा, लेकिन यहाँ आते ही उसकी सारी आशाएं लुप्त हो गईं। हर वक्त ढेर सारा काम और ऊपर से मारपीट व गालियों की बौछार। इन यातनाओं से वह भयभीत हो उठी। न जाने कब ये कयामत के बादल बनकर उस पर टूट पड़े। सलीम से पहले उसके रिश्ते की बात उसके फुफेरे भाई अमजद से चली थी, पर अमजद ने इस रिश्ते को यह कहकर ठुकरा दिया कि वे भाई बहन हैं और वह भाई बहन के निकाह को ठीक नहीं समझता। सलीम से उसके रिश्ते की बात जब मोहल्ले में उठी तो मोहल्ले के सभी बुजुर्ग खुश होकर बोले, वाह लड़की हो तो आफरीन जैसी। फौरन माँ बाप का कहना मान गई। जैसे आजकल की लड़कियां, तौबा तौबा कितनी नाफरमान हो गई हैं। सचमुच आफरीन जैसी लड़की सबको नहीं मिलती। बुजुर्गों की बातों से छुटकारा मिलता तो सहेलियां उस पर कटाक्ष करती। वाह बन्नो, अपने हबीब से मिलने की इतनी जल्दी तैयारी कर ली। अरे थोड़े दिन तो और सब्र किया होता। दीपावली व ईद तो मना लेती, होली भी मना कर जाती तो क्या फर्क पड़ जाता। और वह गुस्से व शर्म से कसमसा कर रह जाती। कुछ दिन बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी से पहले उसने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब यह था कि वह सलीम को अपने मायके लाएगी और होली का त्योहार उल्लास से मनाएगी, पर उसका सपना सपना ही रह गया। उसके मायके में मुस्लिम त्योहारों को जितनी खुशी से मनाया जाता है, उतनी ही हिंदू त्योहारों को भी। वहाँ त्योहार मनाते समय यह नहीं देखा जाता कि उसका ताल्लुक उनके अपने मजहब से है या किसी दूसरे धर्म से। वे तो इस देश में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहार को अपना त्योहार मानते हैं, पर उसकी ससुराल में तो सब उल्टा ही था। उसे ऐसा पति मिला जो अपनी पत्नी की इज्जत करना भी नहीं जानता था। वह तो उसे अपने पैरों की जूती समझता था। शादी के कुछ महीने बाद की बात है। उस दिन सब्जी में नमक कुछ ज़्यादा हो गया था। सलीम के निवाला उठाने से पहले सास ससुर ने निवाला उठाया और मुंह में लुकमा डालते ही चीख पड़े, यह सब्जी है या जहर? क्या सलीम की शादी हमने यही दिन देखने के लिए की थी? यह सुनते ही सलीम भड़क उठा था। नालायक, खाना पकाना तक नहीं आता? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया था? इस महंगाई के ज़माने में इतनी बर्बादी? चल सारी सब्जी तू ही खा, नहीं तो मार मार कर खाल खींच लूँगा। उसे विवश होकर पतीले की पूरी सब्जी अपने गले से उतारनी पड़ी थी। इनकार करती तो सलीम के हाथ में जो आता उससे मार मार कर उसका भूकस निकाल देता। इस घटना से भयभीत होकर वह इतनी बीमार पड़ी कि उसके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो गया। पर सलीम के माँ बाप यही कहते, काम के डर से बहाना बना रही है, चल उठ काम कर हमारे घर में, तेरे ये नखरे नहीं चलेंगे। उसे लाचार होकर बिस्तर से उठना पड़ता। कदम कदम पर चक्कर आता तो पूरा घर खिल्ली उड़ाकर कहता, देखा कुलच्छन कैसे नजाकत दिखा रही है। अंत में हार कर उसने सलीम से कह दिया, देखिए मुझे कुछ दिनों के लिए मायके भिजवा दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाह, क्या मैं तुझे इसलिए निकाह करके लाया हूँ कि तू अपने माँ बाप के यहाँ अपनी हड्डियाँ गलाए? अगर फिर कभी जाने का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। इन जानवरों के बीच वह विवश सी हो गई। घर जाने का नाम उसकी जबान पर आते ही ये लोग भूखे गिद्ध की तरह उसके शरीर पर टूट पड़ते। अगर उसकी पड़ोसिन निर्मला उसका ध्यान न रखती और उसे वक्त पर चोरी छिपे दवा लाकर न देती तो वह कभी इस दुनिया से कुछ कर गई होती। सलीम ने उस दिन फिर उसे बुरी तरह मारा था। इस स्थिति को सहते सहते उसे करीब 3 साल हो गए थे। उसकी स्थिति उस वैशी कसाई के हाथों में बंधी बकरी की तरह थी जिसका हलाल होना तय था। इस मुसीबत के समय उसे एक ही हमदर्द चेहरा नजर आता और वह था अमजद का। यह सही था कि उसने ममेरी बहन होने की वजह से उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, पर जब उसे पता चला कि आफरीन का निकाह सलीम से हो रहा है तो वह दौड़ा दौड़ा मामू के पास आया था और उसने बोला था, अरे मामू, आफरीन बहन को कहाँ दे रहे हो? वह लड़का तो बिल्कुल गधा है, अपनी समझ से तो काम ही लेना नहीं जानता। जो माँ बाप कहते हैं बस वही आंख मीच कर वही करने लगता है, चाहे वह ठीक हो या गलत।
आफरीन वहाँ जाकर कभी खुश नहीं रह सकती। वे लोग उसे अपने पैर की जूती बनाकर रखेंगे। पर अमजद की बात को किसी ने नहीं माना और जो होना था वही हुआ। विदा के वक्त अमजद ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा था, पगली, तू रोती क्यों है? अगर तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो अपने इस भाई को याद कर लेना। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे हर दुख दर्द में काम आऊँगा। आफरीन ने किसी तरह जीवन के 3 साल बिता दिए, पर अब उससे बर्दाश्त नहीं होता था। उसने सोचा अब उसे उस शख्स का दामन थामना होगा जो सही मायने में उसका हमदर्द है। फरजाना भाभी यानी अमजद की भाभी भी कई बार उसके घर आईं। वे उसकी खैरियत पूछती तो आफरीन हमेशा हंसकर यही कहती, ठीक हूँ भाभी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जब वह मार खाकर सिसक रही होती, ठीक उसी वक्त फरजाना वहां पहुंच जाती। ऐसे वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बड़ा कठिन होता है। भाभी भी चेहरा देखकर समझ जाती थीं, पर घर के अन्य लोगों की मौजूदगी में कुछ बोल नहीं पाती थीं। आखिर वे चुपचाप चली जाती। कुछ अरसे बाद अमजद का दूसरे शहर में तबादला हो गया। एक रहा सहा आसरा भी दूर हो गया। उस रोज घर में कोई नहीं था। मार और दर्द से उसका बदन टूट रहा था। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपने वहशी पति के नाम एक लंबा खत लिखा और उसे मेज पर रखकर घर से निकल गई। 2 बजे की ट्रेन पकड़कर शाम को वह अमजद के शहर पहुंची। रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेकर घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। टैक्सी से उतरकर वह बुझे मन से घर की ओर बढ़ गई। सामने से आती फरजाना भाभी उसे देखते ही चौंकी। अरे आफरीन, तू कब आई? अब भाभी को सलाम कर सोफे पर बैठते हुए धीमे से बोली, बस सीधे घर से चली आ रही हूँ भाभी। फरजाना उसके मैले कुचले कपड़ों को और रूखे बालों को एक टक देखती रही। फिर क्षण भर बाद बोली, यह अपनी क्या हालत बना रखी है आफरीन? भाभी के शब्दों से उसके धैर्य का बांध टूट गया। जो आंसू अब तक जज्ब थे वे फरात नदी की तरह बह निकले। अरे तू रो क्यों रही है? भाभी ने दिलासा देते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। चल आफरीन, हाथ मुंह धो, कपड़े बदल और जो कुछ हुआ उसे भूल जा। भाभी के बहुत आग्रह करने पर वह उठी, बाथरूम गई और हाथ मुंह धोए। पर कपड़े तो वह सब वहीं छोड़ आई थी। मैले कपड़े पहनकर जब वह बाहर आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। भाभी अपनी उन्मादा लाल साड़ी लिए उसका इंतजार में खड़ी थी। आफरीन, ये लो, इसे पहन लो, मैं तब तक खाने का इंतजाम करती हूँ। मगर भाभी, मैं यह अगर मगर नहीं सुनने वाली। लो, इसे पहन लो। भाभी के ये शब्द सुनकर उसे साड़ी लेनी पड़ी। भाभी साड़ी थमाकर रसोई घर में चली गईं और वह भी बुझे दिल से साड़ी पहनकर रसोई घर में जा पहुंची। भैया कब आएंगे भाभी? अपने भैया की तो मत पूछो आफरीन। वर्दी पहन ली तो सोचते हैं सारी जिम्मेदारी जैसे इन्हीं के कंधों पर है। मुहर्रम के दिनों तो इस कदर मशगूल थे कि घर का होश ही नहीं रहा। एक दिन पहले सबको बुलाकर चेतावनी दे दी कि ताजिए का जुलूस निकालना है तो शांति से, नहीं तो सब इंस्पेक्टर अमजद खां सबको ठिकाने लगा देगा। नतीजा बड़ा खुशगवार रहा। और अब होली का समय आ गया है। तुम तो जानती हो, इतने अच्छे त्योहार पर भी हिंदुओं मुस्लिमों में दंगा फसाद हो जाता है। वह यह नहीं समझते कि हम जो मुसलमान हुए हैं वे अरब से नहीं आए, बल्कि यहीं के हिंदू भाइयों से कट कर बने हैं। खैर छोड़ो, यहाँ की बातें ले बैठी हूँ। बहुत दिनों के बाद आई हो, आराम से रहो। जब जी चाहे अपने हबीब के पास चली जाना। हमारे हबीब तो अपनी बीबी से बात करने के बजाय थाने से ही प्यार किए बैठे हैं। भाभी के अंतिम वाक्य पर वह हंस पड़ी। अरे भाभी, फक्र करो, आपको ऐसा शौहर मिला है जो अपनी ड्यूटी को तो समझता है। अरे तुम क्या जानो, अभी होली में उनका करिश्मा देखना। पूरे 20 घंटे की ड्यूटी कर रात को घर आएंगे। आते ही कहेंगे, फरजाना, अरे होली के पेड़े तो खिलाओ जो कमला भाभी के यहाँ से आए हैं। तू तो कुछ बनाती नहीं। अब तुम ही सोचो, ऐसे खुश्क माहौल में किसका दम नहीं घुटेगा। कहने को तो कह देंगे, अरे बेगम, पड़ोस में इतने लोग थे, डट कर खेल लेना था उनसे। हम पुलिस वालों की होली तो दूसरे दिन होती है और फिर दूसरे दिन तौबा तौबा। आफरीन, तुम देखोगी तो घबरा जाओगी।
इतना हिंदू भाई होली नहीं खेलते जितना कि ये खेलते हैं। इनकी देखा देखी मोहल्ले वाले भी इस जश्न में शामिल हो जाते हैं। वह भाभी की बात टुकुर टुकुर सुनती रही। भाभी, यह सब सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मुसलमानों और हिंदुओं के अनेक त्योहार हैं। अपने यहाँ जो महत्व ईद का है, वही हिंदुओं के यहाँ होली का है। होली के रंगों की सारी दुश्मनी घुल जाती है। मुझे तो 3 साल से होली खेलने का मौका नहीं मिला। वह भी इत्तेफाक था कि होली से 2 माह पहले ही शादी हो गई। इस दरमियान मैंने ना गृहस्थी का सुख जाना, ना पति का। मैं तो एक तरह से पैर की जूती बनकर रह गई हूँ, जो पैरों में पड़ी बस घिसती रहती है और तले के बिल्कुल घिस जाने के बाद फेंक दी जाती है। कहते हुए उसने भाभी को अपनी पीठ दिखाई, जिस पर मार के काले निशान पड़े थे। भाभी ने उन्हें देखकर अपनी आंखें मूंद लीं, फिर थरथराते लबों से बोली, पगली, मैं तो उसी दिन ही समझ गई थी जब तेरे घर आई थी, पर कह न सकी। तुम्हारे घर में लोग जो मौजूद थे, आने के बाद इनसे कहा तो ये बुरी तरह तमतमा उठे थे। बोले कि उस सलीम के बच्चे को अभी सबक सिखाता हूँ। वह तो मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया, नहीं तो ये तुम्हारे सलीम को हथकड़ी लगाकर थाने में बिठला देते। अब तुम आ गई हो, तुम्हारे ख्यालात से हम वाकिफ हो गए हैं। चलो, अब कोई कार्रवाई करने से फायदा भी रहेगा। हाँ, अपने को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, अब तक तो तुम्हें बगावत कर देनी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आफरीन और फरजाना आपस में बातें कर ही रही थी कि अमजद भी आ पहुंचा। वर्दी में उसका चेहरा रौब से दमक रहा था। आते ही वह सोफे पर बैठकर चिल्लाया, फरजाना आई। फरजाना ने जाते जाते आफरीन से धीमे से कहा, देखा आफरीन, हमारे मियाँ को हमारे बिना चैन नहीं, पर तुम यहीं रहना, मैं उन्हें हैरत में डालना चाहती हूँ। फरजाना तेजी से बाहर गई और आफरीन अपनी ज़िंदगी की तुलना फरजाना भाभी से करने लगी। कितनी मोहब्बत है इन दोनों में, और एक वह है जिसे कभी भी प्यार के 2 शब्द सुनने को नहीं मिले। बाहर से मोहब्बत भरा स्वर अंदर आ रहा था। क्या बीबी के बिना चैन नहीं पड़ता? यह बीबी चीज़ ही ऐसी होती है। अमजद का जवाब सुनकर आफरीन मुस्कुरा उठी। अरे छोड़िए भी, लगता है आज आपने कुछ पी रखी है। अरे बेगम, जिस दिन से तुमसे शादी हुई है, हम तो बिना पिए ही मतवाले हो गए हैं। ओ आफरीन भी, अपने भाई को समझाओ। भाभी की आवाज़ सुनकर आफरीन फौरन बाहर आ गई और अमजद को सलाम करके मुस्कुराने लगी। अमजद आफरीन को देखकर घबरा गया, फिर पसीना पोंछकर सलाम कर उत्तर देते हुए बोला, कब आई मुन्नी? चंद लम्बे हुए हैं भाईजान। फरो डार्लिंग, हमारी बहन को नाश्ता वगैरह दिया? वह तो आपका इंतज़ार कर रही थी। तो चलो सब एक साथ बैठकर खाएं। खाने के दौरान बातों का क्रम चला तो अमजद बोला, तेरे आने का कारण मैं समझ गया हूँ आफरीन। मैं जानता हूँ सलीम निहायत घटिया दर्जे का इंसान है। उस पर बातों का नहीं, डंडे का असर होता है। मैं तो तेरा निकाह उसके साथ करने के सख्त खिलाफ था, मगर तुम तो जानती हो अपने माँ बाप का रवैया। खैर फिक्र मत कर, उस साले को मैं ठिकाने लगाऊंगा। वैसे साला तो मैं हूँ उसका, पर अब उल्टा ही चक्कर चलाना पड़ेगा। अमजद के शब्दों से फरजाना इतनी हंसी कि उसे उठकर बाहर चले जाना पड़ा। फिर बाथरूम में उल्टी करने की आवाज़ आई। आफरीन उस आवाज़ से उठकर फौरन उधर भागी। उसने भाभी को पानी देकर कुल्ला करने में मदद की और फिर उसे संभाल कर अंदर ले आई और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर अमजद की ओर देखते हुए बोली, भैया ऐसा मजाक मत करिए जिससे किसी की जान पर बन आए। अरे इसका टाइम ही खराब है। मैं हमेशा कहता हूँ ठूस ठूस कर मत खा, वह अंदर वाला फेंक देगा। यह मानती नहीं है, अब इसे तू ही समझा, यानी कुछ है। बिल्कुल, अमजद कहने को कह गया, पर फिर तेजी से झेंप कर भाग खड़ा हुआ। इधर फरजाना भी शर्मा गई थी। भाभी, हमारा इनाम, पूरा घर तुम्हारा है, जो चाहे ले लो। वह तो ठीक है भाभी, पर हम तो चाहते हैं कि वह होने वाला पहले हमारी गोद में खेले। इस पर फरजाना ने प्यार से आफरीन के गाल पर एक हल्की सी चपत लगा दी। आफरीन जिस दिन से अमजद के घर आई, उसी दिन से ही उसने उसके घर का सारा काम संभाल लिया। इस पर भाभी कहती, देखो आफरीन, हमें आलसी मत बनाओ।
बुजुर्गों का कहना है काम करते रहो, इससे बच्चा होने के समय तकलीफ नहीं होती, और तुम हमें बिठाए रखती हो। अपनी ननद के रहते आप काम करेंगी भाभी? आप चाहें तो पूरे घर की दौड़ लगाइए, कसरत होती रहेगी। इस पर फरजाना हंस पड़ती। घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण आफरीन अपने उस अतीत को धीरे धीरे भूलने लगी जिसकी आंच में उसका बदन 3 साल तक जलता रहा था। सलीम ने भी उसकी खैर खबर लेने की कोशिश नहीं की थी। होली से 5 रोज पहले आफरीन अमजद को चाय देने गई तो उसने उसे अपने समीप बिठाते हुए पूछा, यह सलीम तुझे कितना चाहता है मुन्नी? इस पर आफरीन ने सिर झुकाकर कहा, भाईजान मैं तो आज तक उनकी आंखों में प्यार जैसी चीज पाई ही नहीं। 3 साल में कई मुस्लिम त्योहार आए और गए, मगर उन्होंने एक बार भी मुझे मायके नहीं भेजा। होली से हमारे घर का काफ़ी लगाव है। एक दिन मैंने उनसे कहा कि हम लोग भी अपने हिंदू दोस्तों को बुलाकर होली का जश्न मनाएं। इस पर वे भड़क उठे और लगे गालियां देने। कुछ भी हो मुन्नी, मर्द के दिल के किसी कोने में उसकी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत का जज्बा ज़रूर होता है। सवाल है उसे जगाने का। अमजद ने चाय पीकर जाने से पहले आफरीन से मुस्कुराते हुए कहा, देख मुन्नी, इस बार की होली में प्यार जैसी चीज़ ज़्यादा उभरनी चाहिए। हम पूरे घर वाले एक साथ इस होली को मनाएंगे। हाँ, मेरे स्टाफ के लोगों के लिए तुम लोग कुछ मिठाइयाँ बना लो तो अच्छा रहेगा। जैसी आपकी मर्जी भाईजान। उस रात को फरजाना और आफरीन रात भर जाग कर मिठाई बनाने में मशगूल रहीं। पड़ोस की कमला भाभी भी उन्हें सहयोग देने आ गई थीं। सवेरा होने से पहले ही अमजद थाने से आ गया। फरजाना उसे देखकर हैरान रह गई। जनाब, आज तो आपकी होली थाने में होती है, यहाँ कैसे पहुँच गए? देखो बेगम, हमारी बहन आई है और हम आज इसी खातिर थाने से छुट्टी लेकर आए हैं। और अमजद ने आगे बढ़कर फरजाना के चेहरे पर ढेर सारा गुलाल मल दिया। आफरीन भैया और भाभी की इस कश्मकश के दौरान हंसती मुस्कुराती रही। आफरीन, ये ले तू भी अपनी भाभी को लगा, मैं कमला भाभी और दूसरे लोगों से मिलकर आता हूँ। अमजद उसे गुलाल थमाकर बाहर चला गया और आफरीन ने तेजी से आगे बढ़कर फरजाना के मुंह पर गुलाल मल दिया। फरजाना इस पर झिकती हुई बोली, आज तो तुम दोनों के बीच में बेमेल मारी गई। फिर फरजाना ने भी आगे बढ़कर आफरीन के चेहरे पर गुलाल मल दिया। इतने में मोहल्ले की और औरतें भी आ गईं और सब ने खूब मिलकर एक दूसरे पर रंग डाला। 12 बजे के करीब अमजद लौट आया। उसके साथ सलीम भी था। आफरीन सलीम को देखकर चौंकी। दोनों के चेहरे रंगों से पोते हुए थे। अपने बदन पर एक बूंद रंग का छींटा ना लेने वाले सलीम की गत देखकर आफरीन आश्चर्य में डूब गई। अमजद के साथ सलीम को आता देखकर फरजाना ने आफरीन से कहा, आफरीन, हमारे मियाँ तुम्हारे मियाँ को भी लाइन पर ले आए हैं, रंग की बाल्टी तैयार करो। नहीं भाभी, मैं यह नहीं कर सकती। क्यों? बस दिल नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई, मगर मैं क्यों चूकूं? फरजाना ने उन लोगों के अंदर आते आते रंग की बाल्टी तैयार कर ली और जैसे ही वे अंदर घुसे उन दोनों पर रंग भरी बाल्टी उड़ेल दी। अरे भाभी जान, ये क्या कर रही हैं? सलीम ने अपने चेहरे को बचाते हुए कहा। सलीम के इस स्वर से आफरीन चौंकी। सलीम का इतना मधुर स्वर तो उसने आज पहली बार सुना था। अरे मियाँ, वह देखो, आफरीन को पकड़ो और रंगों से सराबोर कर दो। अमजद के ये शब्द सुनते ही आफरीन अंदर को भागी। सलीम ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उस पर रंग डालते हुए बोला, माफ़ नहीं करोगी आफरीन? मैंने तुम्हें बहुत सताया है, पर अमजद भाईजान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुम मुझे जो चाहें सजा दो। आफरीन सलीम की बाहों में बंद कर सिसक उठी। आफरीन, खुशी के मौके पर रोते नहीं। फरजाना, मिठाई लाओ। ये दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे जिससे इन दोनों के बीच की दूरी मिट जाए। अमजद की इस बात से आफरीन और सलीम भी मुस्कुराए बिना रह न सके। फरजाना अंदर से रसगुल्ले उठा लाई और दोनों के हाथों में थमा कर बोली, अब शुरू हो जाओ। आफरीन ने कांपते हुए सलीम के मुंह में रसगुल्ला ठूस दिया और सलीम ने आफरीन के मुंह में। फिर अचानक ही सलीम ने आफरीन के हाथों को लेकर चूम लिया। अमजद चिल्लाया, वाह क्या बात है, इसे कहते हैं ईद में बिछड़े और होली में मिले। फरजाना देखो इन दोनों को। फरजाना सलीम को अंदर ले गई तो
आफरीन ने अमजद को अकेले पाकर उससे धीमे से पूछा, भैया आए कैसे? वाह, आता क्यों नहीं? अपना उदाहरण दिया। ठीक है, माँ बाप से प्यार करो, मगर इसके मायने ये नहीं कि बीवी से मुंह मोड़ लो। फिर शादी क्यों की थी? वैसे वह मुझसे काफ़ी घबराता है। पहले तो वह मुझे सिर्फ तुम्हारे फुफेरे भाई और दूर के ही रिश्तेदार समझता रहा, पर संबंधों के घनिष्ठता और फिर थाने जाकर हथकड़ी पहनकर बैठने की बजाय सोचा चलो अपनी बीवी से माफ़ी मांगना ही अच्छा है। मैंने उसका दिमाग पूरी तरह साफ कर दिया है। अब कहीं भी टूट फूट नहीं है। अब तो इसका ट्रांसफ़र भी इसी शहर में हो गया है। सच भाईजान? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? जाकर खुद उसी से पूछ ले। इस पर आफरीन शर्मा गई। वह रंगों के चित्राए बादल से अपने सुंदर भविष्य को देख रही थी। पैर की जूती इस होली से गले का हार जो बन गई थी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।